हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जानकारी टिप्स और देश में एक बार से फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास जो है, आप सभी दोस्तों को पता है कि जो भी हमारे दोस्त ऐसे हैं जो आईटीआई कर रहे हैं और आईटीआई कैंडिडेट जो भी हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं, उनके लिए और ख़ासकर ये जो क्लास है आपका फीटर ट्रेड के लिए, जो भी स्टूडेंट फीटर ट्रेड से हैं उनके लिए यह क्लास है। और इस क्लास में मैं आपको पूरा जो है क्वेश्चंस कराने वाला हूं, मिनी पैटर्न के जो भी क्वेश्चंस हैं। और आपको हम बता दें कि जो भी ये क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, आपकी परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इससे बाहर आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अगर अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रखा है। कह रखा है कि रीमर में यक्ष के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। रीमर में यक्ष के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या पूछ रखा है, ये हमने आपको बताया था। ये जो है अगले पीडीएफ में हमने आपको यह क्वेश्चन करा दिया है। तो यह कोण जो होता है हेलिक्स कोण होता है। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है, आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो आगे कह रखा है कि ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। अगर कोई भी हम ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करने के बाद उसमें क्या फिनिशिंग किया जाता है, तो फिनिशिंग की प्रक्रिया का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ये जो आपका होता है, जैसे ड्रिल करने के बाद जो हम फिनिशिंग करते हैं उसे हम रीमिंग कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है, आगे कर रखा है दोस्तों, क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होती है। जो हैंड रीमर होता है उनमें जो दांतों की या दांतों की कंडीशन की बात करें या दांतों की प्रकृति की बात करें तो वह असमान अंतराल में होती है। ऐसा क्यों, ठीक है, तो हम बात करते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें चैटरिंग कम करने के लिए, क्या चैटरिंग कम करने के लिए, तो आपका आंसर जो है यही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कर रखा है कि ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि जो आपका, जैसे कि हम ड्रिल करते हैं तो उसके किनारों पर घर्षण जो होता है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, क्लियरेंस एंगल का मेन उद्देश्य यही होता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा बनेगा। आप देखिए, पहला कर आप परिष्कृत छिद्रों को रोके, ऐसा नहीं होता। ओवर साइज छिद्रों, यहाँ पर आपका डी आंसर मिलेगा। ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकता है। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे आपका क्या कर रखा है, आगे कर रखा है कि रिवेरिंग के लिए काउंटर सीकिंग का कोण क्या है। रिवेरिंग के लिए काउंटर सीकिंग कोण क्या है, यह कितने कोण को माना जाता है, तो यह जो है आपका 75 अंश पे होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रखा है। देखिए, कह रखा है कि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का कारण है। जैसे कि जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करते समय उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है। तो जैसे कि ओवरहीट होने का क्या कारण है, ओवरहीट किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें ओवरहीट जो होता है आपके, अगर सही तरीके से उसमें क्लियरेंस एंगल जो होता है सही नहीं होगा तो उसमें जो है आपका ओवरहीट होगा ही होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। अगर क्लियरेंस एंगल सही नहीं होगा तो आपका ओवरहीट जरूर होगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे आपका कर रखा कि दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है। जब जैसे हमने किसी जॉब में ड्रिल किया, ड्रिल करने के बाद क्या उसके साइज को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर बोरिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब बोरिंग के थ्रू उसका पूरा नाम हो जाएगा आपका काउंटर बोरिंग। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न क्या कर रखा है। आगे प्रश्न आपका कर रखा है कि यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा। यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा, आगे हमने आपको यह प्रश्न करा दिया है। ठीक है, तो क्लियरेंस अधिक है तो कटिंग एज कमजोर हो जाएगा, जो आपका कटिंग एज होगा वह जो है कमजोर हो जाएगा। ठीक, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। तो आगे का रखा है कि यदि ड्रिलिंग के दौरान इस
स्पिन केंद्र के से बाहर चल रहा हो तो क्या होगा। ठीक है, स्पिल केंद्र से बाहर चल रहा हो तो क्या होगा। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन है, ठीक है, अगर इस तरीके का कंडीशन होगा तो क्या होगा, ड्रिल टूट जाएगा, ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा, ड्रिल रफ होल बनाते हैं, अधिक आकार के छेद बन जाते हैं। ठीक है, मतलब बेसाइज का, जैसे अगर आप मान के चलिए 2 सेंटीमीटर का जो है छिद्र बनाना चाहते हो तो वह अधिक बनेगा, मतलब उसकी आकार जो होगा छेद का वह बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है, आगे प्रश्न कर रखा है कि थ्रेड के यक्ष के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। यक्ष के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है, ये आपका क्या होता है, ये सभी को पता है, क्या होता है, पिच होता है। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर जो हो जाएगा यह सी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है, आगे प्रश्न की बात करते हैं तो आगे प्रश्न आपका कर रखा है कि एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देशक 32A46H8V, उसमें ए क्या दर्शाता है, जो ए है वह क्या दर्शाता है, ए जो है आपका क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। तो ये जो है अपघर्षक का जो है प्रकार को दर्शाता है, तो आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न क्या कर रखा है, आगे का रखा है कि कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम ट्विंग करते हैं क्या। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न क्या कर रखा है, आगे कर रखा है कि ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है। ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद जो होता है आपका वह जो है पिग आयरन होता है। ठीक, आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न का रखा है कि मैग्नेट बॉल बियरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो किस धातु का हम उपयोग करते हैं इसमें, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन बन जाएगा। हम इसमें आपको बताया था यहाँ पर कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है, आगे का रखा है कि पाइराइट्स एक्स में कितना तांबा होता है। पाइराइट्स एक्स में तांबा की जो मात्रा होती है वह कितना होता है, तो वह जो है आपका 0.32, ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे का रखा है कि कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है, तो कौन से लीड, जो लीड होता है वह, ठीक है, अम्लों की प्रतिरोधी है। ठीक, आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे क्या कर रखा है, आगे कर रखा है कि टेलीस्कोप गेज का उपयोग क्या है। टेलीस्कोप गेज का उपयोग क्या है या उसका मुख्य कार्य क्या है, वह किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यह जो है टेलीस्कोप गेज का उपयोग जो होता है छेद या स्लॉट के आकार को मापने के लिए। ठीक, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न क्या कर रखा है, देखिए दोस्तों मैं आपको ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चंस है आपके क्वेश्चन के सटीक आंसर की बात कर रहा हूँ, और जो चीज़ें बताने लायक है थोड़ा बहुत उसे मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं है इसको एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रखा है कि सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक है, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी ऐसी विधि है जो उपयुक्त मानी जाती है। तो इसमें जो है प्रिक पंच विधि द्वारा जो है हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करके निकाल लिया जाता है। ठीक, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न देखिए। आगे क्या कर रखा है कि काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना है। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना माना जाता है ये आपको बताना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, आंसर बी होगा। ठीक है, 90 अंश पे जो है होता है। ठीक, आगे प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है, आगे का रखा है कि ड्रिल बिट में यक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का क्या नाम है। जो यक्स के रूप में यहाँ पर जो दिखाया गया है आपका यक्स, इसका यक्स का नाम क्या होगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे, चित्र देकर वह डायरेक्टली यक्स या वाई कुछ भी डिनोट करके पूछ सकता है। ठीक,
तो आपका आंसर इसमें अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा उसके बारे में देखते हैं। देखिए आपके 4 ऑप्शन है, आपको हमने बताया एक क्लियरेंस कोड होता है तो एक आपका लीव क्लियरेंस कोड होता है। ठीक, आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कह रखा है, आगे प्रश्न की बात करें दोस्तों तो कह रखा है कि ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है, किस कोण से निर्धारित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो बात करें इसमें जो है आपका जो रेक कोण होता है उस पर जो है निर्धारित करता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका कह रखा है कि रीमर का उपयोग क्या है। जो रीमर होता है उसका मुख्य उपयोग क्या होता है। तो इसमें जो है आपके आंसर की बात करें तो ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करना। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। जो रीमिंग होता है ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, रीमर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आगे प्रश्न आपका क्या है, आगे प्रश्न का रखा है कि टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है या यह किस लिए माना जाता है। तो इसमें जो है सामान्य नर्म कार्बन जो स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सामान्य नर्म कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न क्या है, आगे प्रश्न की बात करते हैं तो कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा। कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा ये आपको बताना है। लंबा टेपर लीड की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है आपका जैसे कि थोड़ा सा सॉकेट रीमर भी होता है इसी में। तो आंसर की बात करें तो यही हो जाएगा आपका। ठीक है, कर रखा है कौन से रीमर लंबा टेपर लीड होगा, जो सॉकेट रीमर होता है वही आंसर होगा। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या कर रखा है, आगे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों तो कह रखा है कि पायलट के साथ हेड रीमर में पायलट का कार्य क्या है। पायलट के साथ हेड रीमर में पायलट का कार्य क्या होता है। तो उसमें जो मेन काम आपका होता है दोस्तों बात करें उसमें रीमर को रीमंड होने वाले होल के साथ कस्टेटिंग करने के लिए। ठीक, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है, आगे प्रश्न की बात करें दोस्तों तो कह रखा है कि ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है। ड्रिल के बिंदु कोण को कौन कौन तय करता है, कौन तय करता है इसकी बात करें तो जाप मटेरियल जो होता है आपका यही तय करता है। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या है, आगे प्रश्न की बात करते हैं तो ये कह रखा है कि इस टूल का नाम क्या है। जो ये टूल आपके सामने दिख रहा है इस टूल का नाम क्या है, ये आप चित्र देखकर भी बता सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका स्टार व्हील्स ड्रेसर होता है। क्या, स्टार व्हील्स ड्रेसर। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका कह रखा है कि कौन सी ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। कौन सी ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। तो जो आपका इंगित करता है उसकी बात करें तो यह जो है ग्रेड जो होता है उसी को हम क्या करते हैं, जैसे ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत जो इंगित या दर्शाता है वह जो है आपके ग्रेड पर डिपेंड करता है। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कह रखा है, देखिए आगे प्रश्न आपका जो कह रखा है कि उस दोष का नाम क्या है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो। मान के चलिए जो ग्राइंडिंग व्हील है अगर मान के चलिए वह चिकनी और चमकदार हो तो उसमें क्या दिक्कतें होंगी। देखिए अगर हम ग्राइंडिंग व्हील की बात करें तो उसमें जो है खुरदरापन होना चाहिए, तभी जो है हम क्या करेंगे जो भी वर्कपीस होगा उस पर फिनिश कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यह जो है ग्लेजिंग हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न आपका कह रखा है, आगे क्या कह रखा है, आगे प्रश्न की बात करें तो आगे आपका कह रखा है कि क्यों कृषि उपकरण राट आयरन से बनते हैं। जो कृषि उपकरण होते हैं वो राट आयरन से क्यों बनाए जाते हैं। उसमें जो है जंग प्रतिरोधी होता है, मतलब वो उसमें जो है जंग लगने की संभावना कम रहती है, लगती है लेकिन कम होती है। ठीक, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हमने आपको 30 क्वेश्चन टोटल 31 क्वेश्चंस हमने आपको कराए यहाँ पर। ठीक है, अब मैं एक क्लास और लेके आऊँगा जिसमें कि आपके पूरे क्वेश्चंस मैं हल करा दूंगा। ठीक है,
तो दोस्तों आइए, छोटा सा क्लास है लेकिन 30 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर अटेंड कराया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपके परीक्षा में ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यहीं से आपको परीक्षा में मिलेगा, बाहर से कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ITI से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।